नमस्कार। आज के एजेंडा के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। तो चलिए इस खास बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बताते हैं कि वो बड़ी खबरें कौन सी जो आज दिन भर सुर्खियों में रहेंगी और अगले आधे घंटे हमारे साथ बने रहेगा। पीएम मोदी आज से बिहार चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर रार, महिलाओं को सीएम योगी का भाई दूज का गिफ्ट, IMF ने भारत की ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़ाया है। टैरिफ को लेकर अमेरिका चीन के बीच तनातनी अब देखने को मिली और यहाँ तक देखें कि अमेरिका ने अब यहाँ पर भारत से साथ देने का, सहयोग देने का यहाँ पर जो अपील है वो की है। तो ये आज के एजेंडा की प्रमुख खबरें। यहाँ पर उसको लेकर भी जो घोषणा कर दी है बिहार चुनाव को लेकर। महागठबंधन में सीटों पर फंसा पेच अभी भी नहीं सुलझा है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर गतिरोध अब तेज हो गया था जब लालू प्रसाद ने सोमवार रात 1 दर्जन से अधिक उम्मीदवारों को सिंबल जारी कर दिया था, जिसे उम्मीदवारों ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। इस पर कांग्रेस ने तेजस्वी से अपनी नाराजगी दर्ज कराई, जिसके बाद तेजस्वी ने सभी से टिकट वापस ले लिया। इस बीच कल मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस के दिग्गजों ने सीटों को बंटवारों पर मंथन किया और उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा की। सीसी बैठक में कांग्रेस ने 50 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगा दी है। कांग्रेस आज इसकी घोषणा भी कर सकती है, लेकिन खबर है कि कांग्रेस 60 से ज्यादा सीटों की मांग पर अड़ी है। लिहाजा कांग्रेस और आरजेडी में तनातनी बढ़ गई है। आज कांग्रेस के नेता पटना पहुंच रहे हैं, जो सीटों पर फंसा पेच सुलझाने की कोशिश में रहेंगे। तो देखिए, कांग्रेस सीसी की बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने जल्द ही सीट शेयरिंग का ऐलान करने की बात कही है। तो ये कहा जा रहा है कि आज विपक्षी गठबंधन की तरफ से भी ये फॉर्मूला की घोषणा हो सकती है। कर सकते थे। उन सभी सीटों पर स्ट्रांगली सीईसी ने मोहर लगाई और उस पर हम लोग बहुत जल्दी अपने उम्मीदवारों के साथ उनके क्षेत्रों में नामों की घोषणा लग जाएगी। वो अफवाहों का कोई बाजार नहीं है। तेजस्वी जी नेता है हमारे प्रतिपक्ष के, तो उनसे बात औपचारिक भी हुई और इनफॉर्मल भी हुई है। पूरी टीम रहती है, बातचीत करते हैं। ये तबादला ख्याल का सिलसिला चलता है, आज भी चला है। तो वो मैसेजिंग होती है, उसमें कहीं कोई खटास नहीं है किसी भी तरह का। सीसी की बैठक के बाद जहां कुछ कांग्रेसी नेता खुश नजर आए, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी नाराज यहां पर दिखाई दिए हैं। हम लोग विक्रम से चाहते हैं कि युवा के नेतृत्व मिले। इन्हें सिवाय इस समय में पटना विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। और अब चाहते हैं कि सिर्फ नेता पुत्रहीन युवा नहीं हो, युवा को हक मिले और अधिकार हो। यही कारण है कि बिहार में युवा आयोग बनाया गया। एक तरफ महागठबंधन में सीट शेयरिंग की फॉर्मूले पर राय नहीं बन पा रही है, तो दूसरी ओर एनडीए खेमे में भी जेडीयू और चिराग पासवान के बीच सीटों की दावेदारी का पेच कम अड़ंगा नहीं डाल रहा है। खबर है कि एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं है। नीतीश कुमार की ही तरह उपेंद्र कुशवाहा भी महुआ विधानसभा सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में जाने से नाराज हैं। यही कारण है कि मंगलवार देर रात बीजेपी नेता कुशवाहा से मिलने पहुंचे। ये बैठक करीब रात 4 बजे तक चली। बैठक बेनतीजा रही, तो आज उपेंद्र कुशवाहा को मान मनोवल के लिए दिल्ली बुलाया गया, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुशवाहा के बीच सीट शेयरिंग के मसले पर बात हो सकती है। तो देखिए, चाहे बीजेपी की या एनडीए की बात करें, विपक्षी गठबंधन की बात करें, आज का दिन बहुत खास है सीट शेयरिंग को लेकर, जहां आज देखना होगा कि विपक्षी गठबंधन क्या करेगा। पहले फेज के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर है। सीट शेयरिंग पर दोनों गठबंधन में तनातनी है और ये जो 17 अक्टूबर की जो तारीख है वो भी अपने आप में खास है। देखिए, महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में तनातनी देखने को मिल रही है। आप कुछ याद होगा कि तेजस्वी यादव पिछली बैठक से निकलकर बाहर चले गए थे, क्योंकि कहा जा रहा था कि सीट शेयरिंग को लेकर वो मान नहीं रहे हैं। एनडीए खेमे में भी नाराजगी की जो खबरें हैं वो सामने आ रही। उपेंद्र कुशवाहा मान नहीं रहे, क्योंकि 6 सीटें देने का ऐलान किया गया। आरएलएम सीटों पर ये तकरार जो है वो देखने को मिल रही है। पर यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें मांगों की कर रहे हैं। चिराग पार्टी एलजेपीआर की 3 सीटों पर जेडीयू ने उतारे अपने उम्मीदवार। तो देखिए, आप समझ सकते हैं कि अगर 7 रीजन है और इनमें सीटों का बंटवारा हुआ है, तो इस पे अपनी अपनी जो दावेदारी है वो भी पेश की जा रही है। गायघाट, राजगीर और सोनबरसा की सीट पर जो जमघट है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। महुआ विधानसभा सीट को लेकर उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज
चल रहे हैं और आज इसी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा को बुलाया गया दिल्ली और अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी। अमित शाह के बुलावे पर कुशवाहा आज दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो देखना होगा कि जो मान मनवल होगा क्या ये सकारात्मक होगा या नहीं। उनका गुस्सा एकदम जायज है, मैं उनके गुस्सा से सहमत हूँ। जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों उनसे मूल दे रहा है, और हम उनसे सहमत होते हुए हम भी जो बोध गया से पार्टिकुलर नेता का जो सीट मिला है वहाँ, और मखदुमपुर से जो सीट मिला है वहाँ भी हम अपना लोगों को सिंबल दे रहे हैं। जब खुद ही वो कह रहे हैं 2 घंटे में बाकी सीटें भी अनाउंस हो जाएगी, हमारी भी 71 सीट अनाउंस हुई है, अभी बाकी 30 सीटें अनाउंस करना बाकी है, तो उन्होंने ही कह दिया 2 घंटे में सभी सीटें अनाउंस हो जाएंगी, तो फिर प्रॉब्लम क्या है। एनडीए में सभी कुछ बहुत बढ़िया है, हम सब मिल करके हर हालत में 3/4 से ज्यादा बहुमत प्राप्त करेंगे। पूरा एनडीए इसके लिए तैयार है। माननीय नीतीश जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो कार्य हैं उस पर बिहार की जनता को पूरा भरोसा, और हम ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं विजय उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जो कि जानकारी देंगे। विजय जी, क्या लगता है, क्योंकि आज का दिन बहुत खास है, फॉर्मूले पर क्या लगता है कि आज घोषणा हो जाएगी विपक्षी गठबंधन की, और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी जानकारी दीजिएगा कि आखिरकार देखिए सीट की घोषणा के बाद से ही वो नाराज चल रहे थे, आज मान मनवल हो जाएगा? देखिए, उम्मीद है हो जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत डिमांडिंग लीडर हैं, पहले भी लोकसभा चुनाव हो हमेशा वो अपने तरीके से डिमांड रखते हैं। हाँ। इस बार चूंकि एनडीए और इंडिया अलायंस में बहुत ही सामने की टक्कर है, दोनों गठबंधन को उम्मीद है कि उनकी सरकार बनेगी, तो सबकी आकांक्षाएं बढ़ी हुई हैं, उसमें उपेंद्र कुशवाहा सबसे आगे हैं, और इसलिए लगातार बोलकर दबाव भी बनाते हैं ताकि इनकी बार्गेनिंग पावर बनी रहेगी। ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए, इस तरह की बातें वो सोशल मीडिया पे लिखकर अपनी बात बता रहे हैं। लेकिन मोटे तौर पे एनडीए अलायंस में काफी कुछ इन लोगों ने अपने शार्ट आउट कर लिए हैं, सीटों की घोषणाएं भी करीब करीब हो गई हैं, तो अब इसमें थोड़े एक विवाद जरूर खड़े हो रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी शार्ट आउट ही कर लेंगे। दूसरी तरफ जो इंडिया अलायंस है वहां पे थोड़े विवाद अभी ज्यादा दिख रहे हैं, चूंकि वो अपोजिशन में है। दूसरा कोई संयोजक नहीं होने की वजह से कौन फाइनल फैसला ले, कौन फैसला दूसरे को मनाने के लिए तैयार करे, इस तरह की उनके यहाँ दिक्कतें हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अभी सीपीआई ने जिस तरह से अपनी लिस्ट घोषित कर दी है, इससे थोड़ी इनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। जन स्वराज पार्टी अलग ही चल रही है, आम आदमी पार्टी तो अपना कैंडिडेट घोषित ही कर रही है, तो अपोजिशन खेमे में अभी थोड़ी उलझन है। मुझे लगता है वहां जो उलझन है उसे सुलझाने में थोड़ा वक्त लगेगा। पर आखिरकार क्या चुनौतियां आ सकती हैं विपक्षी गठबंधन को लेकर भी आप तस्वीरें देख रहे हैं। विजय जी, सीट को लेकर आप जानकारी दीजिएगा, काफी अनुभव है आपके पास। और अगर यहाँ बात कर ले एनडीए की, तो वहां पर उपेंद्र कुशवाहा की जो नाराजगी है वो कितनी यहाँ पर उचित है, और किन डिमांड्स को देखकर आगे चला जाएगा, किस फॉर्मूले पर काम होगा दोनों पर? देखिए, एक तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो दोनों गठबंधनों में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है एकजुटता दिखाने की, न सिर्फ सीटों के तालमेल को लेकर बल्कि मुद्दों को लेकर भी। अगर वो एकजुट रहेंगे तो सीटों का उस पर काफी असर पड़ेगा, जनता में भी एक अच्छा मैसेज दे पाएंगे। अगर एनडीए गठबंधन ये कर पाता है तो उसके लिए भी अच्छी बात होगी कि जो एकजुट रहेगा, आपस में तालमेल जिसका बेहतर रहेगा, जनता उसके साथ शायद ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करे, साइकोलॉजिकली उनको फायदा मिल सकता है। बिहार में सीटों के बंटवारे की भी तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि कांग्रेस भी अपनी लिस्ट तैयार करके रखी हुई है, आरजेडी ने भी 76 का पैनल तैयार करके रखा है। तो अलग अलग पार्टियों ने अपने अपने अलग अलग सीटों का उन्होंने बना के रखा है, लेकिन जैसे ही इनका फार्मूला फाइनल होगा वैसे ही फिर अनाउंसमेंट शुरू हो जाएंगे। चलिए विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
आगे बढ़ते, दीपावली और भाई दूज त्योहार से पहले सीएम योगी ने प्रदेश की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल सीएम योगी आज प्रदेश के उन 1.86 करोड़ महिलाओं को गिफ्ट देंगे जिन महिलाओं ने आर्थिक तंगी के कारण प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ उठाया था। योगी सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और वंचित परिवारों को राहत देते हुए 2 निःशुल्क LPG सिलेंडर रिफिल देने का निर्णय लिया है। सीएम योगी आज लोक भवन सभागार में इस योजना का शुभारंभ करेंगे और पात्र महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर रिफिल का उपहार भी सौंपेंगे। तो देखिए, तमाम जो महिलाएं हैं जो कि आर्थिक तंगी से परेशान हैं, आज उन्हें दिवाली का गिफ्ट मिलने वाला। योगी सरकार ने उज्ज्वला लाभार्थियों को हर साल 2 निःशुल्क LPG रिफिल देने का निर्णय लिया है और इसी की जो सौगात है आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे। वितरण वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2 चरणों में ये किया जाएगा, पर ठीक इस दिवाली से पहले जिस तरह से ये बड़ी सौगात दी जा रही है, पहला चरण आपको जानकारी दे दें कि अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 तक रहेगा। तो ये आप समझ सकते हैं, ना सिर्फ दिवाली, या ये भी कह सकते हैं कि आगामी जो त्यौहार हैं, चाहे होली ले लें या आगे के त्यौहार ले लें, उसको भी देखते हुए ये फैसला लिया गया। दूसरा चरण जनवरी 2026 से मार्च तक ये देखने को मिलेगा। योजना के लिए योगी सरकार ने 1500 करोड़ की धनराशि का प्रावधान भी किया है। तो महिलाएं यहाँ पर प्राथमिकता में है और आर्थिक तंगी से जो जूझ रही हैं उनको लेकर ये फैसला लिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि जानकारी देंगे। विकास जी, आर्थिक तंगी से जो महिलाएं जूझ रही हैं वो भी दिवाली यहाँ पर अच्छे से मना सकेंगी, ये बड़ा तोहफा योगी सरकार का, किस तरीके से खास है? देखिए पूजा, ये नहीं कह सकते हैं कि वो आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं। तमाम सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनके कारण हर गरीब को लाभान्वित किया जा रहा है। यहाँ पर ये वो महिलाएं हैं जो कमजोर वर्ग से आती हैं। 1,86,00,000 जैसा कि आपने बताया, उनमें से पहले चरण में 1,23,00,000 महिलाओं को पहले चरण में LPG गैस सिलेंडर दिया जाएगा। और ये गैस सिलेंडर देना इस बात को दर्शा रहा है कि जो अंत्योदय तक लाभ पहुंचाने की बात कही है योगी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, वो लगातार काम सिलसिला जारी है और लगातार है। क्योंकि ये महिलाएं 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, ये 1 करोड़ से ज्यादा परिवार हैं। आप इनको परिवार के नजरिए से देखिए। महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए महिलाओं के नाम पर गैस चूल्हा दिया गया था, धुएं से मुक्ति उनको मिली थी। और हम सभी जानते हैं कि धुएं के कारण ग्रामीण महिलाओं को किन किन तरीकों से, चाहे आंख की बीमारी हो, चाहे सांस की बीमारी हो, तमाम सारी बीमारियों से जूझना पड़ता था। उससे उनको स्वास्थ्य लाभ मिला है। और जब क्योंकि ये त्योहार का मौसम रहता है, इस समय पर जब उनको गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं उनकी रसोई में तो जो है कह रहे हैं खाने की महक आएगी ही आएगी, लेकिन जो बचे हुए पैसे हैं जो गैस में जाते हैं, गैस चूल्हे लेने के लिए जाते हैं, उनका दूसरी चीजों में उपयोग किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल ये बात दर्शा रही है कि हर पल हर वक्त सरकार जो काम कर रही है, योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है, उसमें जो गरीब वर्ग है, कमजोर तबके के लोग हैं, उनके लिए जो वादे किए गए थे वो वादे लगातार पूरे कर रहे हैं। सरकार उन्हें भूलती नहीं है। अगर सरकार ने कहा था मुफ्त LPG सिलेंडर दिए जाएंगे तो वो दिए जा रहे हैं। उसकी हकीकत जमीन पर नजर आएगी। पहला चरण अभी आपने बताया कि अक्टूबर से दिसंबर तक होगा और दूसरा चरण दिसंबर से मार्च तक होगा। इसके तहत मान लीजिए कि दीपावली से लेकर होली तक उनको इसका लाभ मिलेगा। और निश्चित रूप से बड़ी बात है, लोगों के लिए खुशी की बात है, ग्रामीण परिवारों के लिए ये। विकास जी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और डबल तोहफा भी कहा जा सकता है, क्योंकि अभी GST में जिस तरह से छूट दी गई और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं, तो डबल तोहफा भी दिया जा रहा है। इससे जो महिलाएं हैं वो और भी आत्मनिर्भर बनेंगी, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और विकसित भारत का जो लक्ष्य है वो भी और जल्द हासिल होगा। बिल्कुल, इससे महिलाओं के स्वावलंबन होता है, उनको जो है एक नई ऊर्जा मिलती है। क्योंकि हम परिवार में देखते हैं, परिवार में मुखिया आमतौर पे अपने यहाँ माना गया है पुरुष ही होता है, लेकिन महिलाओं के कारण अगर उस घर में कोई लाभ मिलता है तो उसकी भी खास अपनी पहचान बनती है। लोग भी कहते हैं, पति कहेगा कि उसकी पत्नी के कारण मुफ्त सिलेंडर मिला है, गैस चूल्हा मिला है, घर मिला है। इन्हीं सब योजनाओं के कारण महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा रहा है। नारी वंदन विधेयक भी लाया गया है। आगे चलकर हम देखेंगे देश की संसद में भी महिलाओं की संख्या बढ़ेगी, एक बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। तो बिल्कुल महिलाओं को सशक्त करने के लिए हर वो कदम उठाए जा रहे हैं जो इस समाज में जरूरी है। विकसित भारत तभी बनेगा जब देश की आधी आबादी भी सशक्त होगी। इसी तरीके से चाहे वो आर्थिक तौर पे हो, चाहे मानसिक
तौर पे हो, चाहे शारीरिक तौर पे हो या सामाजिक सुरक्षा के तौर पे हो, लगातार इनको सशक्त करने के लिए केंद्र सरकार और प्रदेश की राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है। कहे कि ये डबल इंजन की सरकार का लक्ष्य ही है कि महिलाओं को सशक्तिकरण करना। हमने देखा अभी पूजा कि मिशन शक्ति 5 भी चल रहा था, इसके तहत तमाम सारी कार्रवाइयां भी की गई, ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। अगर महिला के खिलाफ कोई भी अपराध होता है तो गश्त से पुलिस भी काम करती है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आप रुक लेते एक छोटे से ब्रेक के लिए। LIC पेश करता है जीवन लक्ष्य। पाएं जीवन बीमा आकर्षक मैच्योरिटी राशि के साथ एवं बीमित व्यक्ति के न रहने पर भविष्य में देय प्रीमियम भुगतान से माफी, सम एश्योर्ड के 10% का प्रतिवर्ष भुगतान पॉलिसी टर्म तक और पॉलिसी की मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड एवं बोनस का भुगतान। बच्चों की शिक्षा एवं अन्य जरूरतों को पूरा करे। LIC का जीवन लक्ष्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के एजेंडा में आगे बढ़ते हैं। अमेरिका की ओर से भारत पर लगाया गया टैरिफ बेअसर दिख रहा है। इसका ताज़ा उदाहरण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का वो अनुमान है जो भारत के लिए अच्छा है। दरअसल IMF ने भारत की अर्थव्यवस्था पर भरोसा जताते हुए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विकास दर अनुमान को 0.2% बढ़ाकर 6.6% कर दिया है, जहां IMF का मानना है कि भारत की मजबूत विकास रफ्तार अमेरिकी आयात पर लगे ऊंचे टैरिफ के असर को संतुलित कर देगी। IMF ने भारत की विकास दर अनुमान को जो बढ़ाया है, ये भारत के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप का जो टैरिफ है वो यहाँ पर नाकामयाब नजर आ रहा है। और जिस तरह से आपको जानकारी दे दें कि अमेरिकी टैरिफ के बावजूद विकास के रथ पर भारत सवार है, क्योंकि इस प्रकार की पॉलिसीज हैं यहाँ पर। अप्रैल जून तिमाही में GDP 7.8% और IMF ने फिस्कल ईयर 2025-26 के लिए भारत की ग्रोथ के अनुमान में बढ़ोतरी की है। IMF ने भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 0.2% बढ़ाकर 6.6% कर दिया है। अमेरिका के ऊंचे टैरिफ के बावजूद भारत ने विकास की ये जो रफ्तार है वो बनाई है। विश्व बैंक का अनुमान 6.3% बढ़ाकर 6.5% था, लेकिन दोनों वैश्विक संस्थान ने भारत में ये जो संभावना है वो जताई है, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भी विकास के रथ पर भारत सवार है। कहते हैं अगर आपकी नींव मजबूत हो तो आगे आपको उज्जवल भविष्य यानी कि विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसको पाने में सफलता ही सफलता हासिल होगी। तो IMF ने भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 0.2% बढ़ाकर यहाँ पर 6.6% बढ़ा दिया। IMF की घोषणा से पहले विश्व बैंक ने भी भारत की विकास दर बढ़ने का अनुमान लगाया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ MK अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि जानकारी देंगे। MK अग्रवाल जी, किस तरह से इसे देख रहे हैं IMF को लेकर? देखिए, जिस प्रकार से IMF ने अपना रिवाइज किया है, अपवर्ड रिवीजन किया है, 6.4% से बढ़ाकर 6.6% किया है, मुझे लगता है कि अभी भी उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में जो तेजी से उछाल आ रहा है उसको पूरा समझ नहीं पाए हैं। लेकिन फिर भी स्वागत योग्य है कि कम से कम भारत की अर्थव्यवस्था के प्रगतिगामी नतीजों को थोड़ा मूल्यांकन करने में सफल हो पा रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं, इसके पहले वर्ल्ड बैंक ने किया था, वर्ल्ड बैंक ने भी अपना 6.5 से बढ़ाकर 6.7% किया था। रिजर्व बैंक ने अभी 1 अक्टूबर को किया था अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के समय। तो MK अग्रवाल जी, आपकी ऑडियो नहीं मिल पा रही है। कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, कोई अचानक से हो गया, इसके लिए सतत प्रयास जारी है। जैसा कि आपने बताया कि अमेरिका या प्रेसिडेंट ट्रंप का जो टैरिफ वार था वो भारत पर बहुत सफल होता हुआ नहीं था। भारत उसके आगे काफी निकल चुका है और घरेलू मांग को सृजित करने में अगर आप देखते हैं तो पहले क्वार्टर में हमारा ग्रोथ रेट 6.5 के बजाय 7.8% रहा, जिसने दुनिया को चौंका दिया था। और इसका कारण है जो तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं कि रूरल डिमांड तेजी से बढ़ रही, ग्रामीण अर्थव्यवस्था जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार उस पर जोर दे रहे हैं, उसके पॉजिटिव परिणाम आ रहे हैं, तब ये हो पा रहा है। फिर ओवरऑल इकोनॉमी में हम देखते हैं कि जीएसटी का जो रैशनलाइजेशन किया गया है, जीएसटी रिफॉर्म 2.0 किया गया है, उसके बहुत सार्थक परिणाम इकोनॉमी को देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब को दृष्टिगत रखते हुए जो रिजर्व बैंक का 6.8% है, मुझे लगता है
वो भी कहीं ऐसा ना हो फिर से रिवाइज अपवर्ड करना पड़े। तो भारत की अर्थव्यवस्था आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। उसके पीछे स्वदेशीकरण की मजबूत आधारशिला जो प्रधानमंत्री जी ने रखी है वो भी एक महत्वपूर्ण कारण बनता है। एमके अग्रवाल जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि मेड इन इंडिया को लेकर लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। साल 2014 के बाद से ही इस पर काम भी शुरू हो गया था, जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है, और अब इसको लेकर लोगों के बीच जागरूकता और भी बढ़ गई है। तो क्या लगता है कि जब हम नींव की बात करते हैं कि जब आपकी नींव मजबूत होगी तो उस दिशा में मेड इंडिया बहुत कारगर साबित हो रहा है? पूजा जी, आपने बड़ी अच्छी बात उठाई है इसको, जो स्वदेशीकरण की बात है, भारत की आत्मनिर्भरता की बात है, और विकसित भारत की जो रणनीति है उसका मुख्य आधार ही है स्वदेशीकरण। प्रधानमंत्री जी को अगर देखेंगे तो कोविड के समय भी उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की व्यूह रचना और स्पष्ट तरीके से करी थी। और इसी क्रम में देखिए 2014 से जो लगातार आर्थिक सुधार के कार्यक्रम हो रहे, चाहे जीएसटी लागू किया जाना, चाहे नोटबंदी किया जाना हो, या इसी प्रकार से अब जीएसटी में देखिए तो, या समावेशी विकास को हम देखते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को देखते हैं। आप देखिए 4G का पूरा उपक्रम भारत की अपनी तकनीक के कारण आज 100% तक ये पहुंच चुका है। 5G भी हम उसी प्रकार से चल रहे हैं। अगर हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी देखते हैं तो हम भी वो क्या है। फिर ऑपरेशन सिंदूर देखते हैं तो स्वदेशीकरण की एक गाथा भी कहती है। हमारी तो सफलता कहीं ना भी कहीं जो भारत की छवि है वो स्ट्रांग हो रही है, और इसका असर कई मायनों में खास है और कई तरीके से देखने को भी मिल रहा है, जो कि डिस्क्राइब करना, बताना बहुत मुश्किल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एमके अग्रवाल जी तमाम जानकारी के लिए। चलिए, आज के एजेंडा में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ की वजह से तकरार बढ़ गया है। जहां चीन ने पहले सोयाबीन और सेमीकंडक्टर को लेकर एक्शन लिया था, लेकिन अब उसने अमेरिका को इससे भी बड़ा झटका दिया है। राष्ट्रपति जिनपिंग ने दक्षिण कोरिया की जहाज बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक हानवा ओशन की अमेरिकी सहायक कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। चीन का ये कदम चीन अमेरिका के टैरिफ वॉर के लिए नए चैप्टर जैसा है। अहम बात यह भी है कि चीन और अमेरिका ने एक दूसरे पर बंदरगाह शुल्क भी लगा दिया है। तो देखिए, कह सकते हैं कि महाशक्ति बनने की होड़ है, और इसीलिए अमेरिका और चीन के बीच में ये जो एक बार फिर से तनातनी है वो देखने को मिल रही है। टैरिफ की वजह से अमेरिका चीन के बीच जो यहाँ कह सकते हैं जो विवाद है, जो डिस्टर्बेंस है, देखने को मिल सकती है, क्योंकि चीन पर भी जो भारी टैरिफ लगाया गया अमेरिका की तरफ से बंद नहीं हो टैरिफ वॉर, तो अमेरिका चीन दोनों के बीच तनातनी देखने को मिलेगी। चीन द्वारा अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने से वैश्विक इक्विटी में गिरावट भी आ सकती है। तो ये आपको क्या कहती है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, ये आपको बता रहे ग्राफिक्स के माध्यम से कि क्या कुछ भविष्य में जो संभावना है वो अमेरिका और चीन के संबंधों में देखने को मिल सकती है। और अगर ये जब संभावना जताई गई है तो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। समुद्री व्यापार क्षेत्र में संघर्ष देखने को भी मिल सकता है। आपको जानकारी होगी किस तरह से अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से चीन पर भारी जो यहां पर टैरिफ लगाया गया, उसके जवाब में टैरिफ का जवाब भी दिया गया चीन की तरफ से, बल्कि ये भी है कि कौन सी कंपनियां किन बाजारों में काम कर सकती है, इसको लेकर भी जिक्र किया गया। बंद नहीं हो टैरिफ वॉर तो अमेरिका चीन दोनों देश बुरी तरह प्रभावित होंगे। चीन द्वारा अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगने से वैश्विक इक्विटी में गिरावट भी आ सकती है। समुद्री व्यापार क्षेत्र में संघर्ष और भी यहां पर देखने को मिल सकता है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वीएन भट्ट जी जुड़ चुके हैं, जो कि जानकारी देंगे। वीएन भट्ट जी, अब ये कैसा नया जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है, किस तरह का ये तनातनी जो है अमेरिका और चीन की तरफ से देखने को मिल रहा है, या किस प्रकार का, अगर ये कहें कि वॉर भी है, अगर गलत है तो आप करेक्ट करिएगा। ये टैरिफ वॉर के बाद अब ये अमेरिका और चीन के बीच का जो कंपटीशन है ये नए फेज में एंटर कर गया है। अब समुद्री व्यापार पे जिस तरीके से चीन की शिपिंग कंपनीज का जो अभी वर्चस्व है,
अमेरिका उसको खत्म करना चाहता है और अमेरिका इसी बहाने अपने देश में जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है उसको भी मजबूत करना चाहता है, इसलिए ये जंग शुरू हुई है। और चीन ने भी जो है अमेरिका से आने वाले सारे शिप के ऊपर एडिशनल पोर्ट ड्यूटी लगा दी है, लेकिन चीन ने ये स्पष्ट किया है कि जो जहाज चीनी शिपिंग कंपनीज के हैं या जो चीन में बने हुए हैं उन पे एडिशनल ड्यूटी नहीं लगेगी। और वास्तव में तो ये है कि दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड को लेकर टकराव है उसके ऊपर जो वार्ता शुरू होने की संभावना है, उसके पहले दोनों पक्ष अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन और अगर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा, जो मारटाइम ट्रेड में जो इस समय लड़ाई है वर्चस्व की, तो इससे पूरी दुनिया में जो समुद्री व्यापार है उस पे इसका बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। फ्रेट बढ़ जाएगा, किराया बढ़ जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाएगा और विश्व की ओवरऑल जो ग्लोबल ट्रेड है उस पर इसका असर पड़ेगा और जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उनके ऊपर इसका असर पड़ेगा और इंटरनेशनल ट्रेड और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। और वैसे चाइना का आज पूरे दुनिया में जो मैन्युफैक्चरिंग में जो उसका जो कंट्रीब्यूशन है उसका कोई $4 बिलियन है, तोड़ नहीं, और वो दुनिया की फैक्ट्री बन चुका है। तो अमेरिका इस नए पोर्ट टैरिफ के बहाने चाइना का जो इंटरनेशनल सी ट्रेड में जो वर्चस्व है वो उसको तोड़ना चाहता है। और जो ट्रेड टॉक शुरू होने वाली है उसके पहले दोनों पक्ष अपनी अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं। हाँ, वीएन भट्ट जी आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि ये भी दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने यानी ट्रंप ने इस तनातनी को लेकर जो कि कहा जा रहा है उसमें सहयोग की अपील भी की है। तो भारत का किस तरह से जो योगदान है और ये जो अपील की गई है सहयोग की, इसे भी आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, भारत में तो केंद्र सरकार ने, आपको पता है कि खास करके करीब 2047 तक 80 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की योजनाओं पे काम चल रहा है। और विशेष करके जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट के ऊपर भारत सरकार जो है 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से अपने टैंकर्स का निर्माण की योजना पे काम चल रहा है। तो भारत बहुत जल्दी जो है ये इंटरनेशनल ट्रेड के मामले में आयात और निर्यात में आत्मनिर्भर होगा। तो भारत को अभी तात्कालिक इसके ऊपर कोई इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो भारत की दीर्घकालिक योजनाएं हैं तो उसमें भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, समुद्री व्यापार में आत्मनिर्भर होने की दिशा में बहुत तेजी से काम कर रहा है। वीएन भट्ट जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आज की एजेंडा में आगे बढ़ते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए 2026-28 के कार्यकाल के लिए 7वीं बार चुना गया है। मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र और सभी प्रतिनिधि मंडलों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद भी किया है। वहीं भारत ने कहा कि हम अपने कार्यकाल के दौरान इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तत्पर हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि UNHRC में 47 सदस्य देश शामिल हैं, जिनका चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बहुमत से किया जाता है। उसके बाद अब इसमें जब भारत लगातार शामिल हो रहा है तो ये भारत कह सकते हैं कि भारत की कामयाबी का परचम है और इसीलिए एक बार फिर से भारत इसमें शामिल हुआ है। हालांकि जिस तरह से भारत को सेलेक्ट किया गया इसको लेकर भारत ने भी धन्यवाद तमाम जो समिति सदस्य उनको लेकर जताया है। तो देखिए, ये थी आज की एजेंडा की प्रमुख खबरें, जो तमाम जानकारी है हमारी टीम की तरफ से आपको पहुंचाया गया। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम।